नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर के फतेह सागर झील में एक शव मिला है। झील में ये महिला का शव है। झील में तैरता हुआ महिला का शव मिला। सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने यहां पर देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को झील से निकाला। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये उदयपुर की घटना है। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन जब लोगों ने देखा फतेह सागर झील में ये शव मिला है, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी में पता चला कि ये महिला का शव है। फिलहाल पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी है कि ये महिला कौन है, कैसे यहां तक पहुंची, कैसे, क्या ये मॉर्निंग वॉक के दौरान का हादसा है या इससे पहले का हादसा है। फिलहाल तमाम सबूत की पोटली पुलिस के पास। जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। क्या है उदयपुर की यह घटना है। कमलेश हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, क्या जानकारी शव के बारे में, पुलिस ने क्या कुछ कहा? कमलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे कमलेश के साथ बात करने की। उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि उदयपुर की एक घटना है। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले थे। उन्होंने फतेह सागर झील के किनारे इस शव को देखा। फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है। अब क्या कुछ जानकारी शव के बारे में? उदयपुर मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में लूट का मामला। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बना दी है। रात भर लुटेरों की तलाश में पुलिस घूमती रही। पुलिस के अधिकारी टीमों से लगातार संपर्क में हैं। हालांकि अभी तक किसी संदिग्ध तक नहीं पहुंचा जा सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सोमवार को कंपनी में 24 किलो सोने की लूट हुई थी, जो अब तक सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है सोने के लिहाज से। तो कल ये लूट हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। 24 किलो सोना एक साथ लूटा गया। सिर्फ 23 मिनट पे 5 लुटेरे पहुंचते हैं। 2 बाहर खड़े होकर रेकी करते हैं, बाकी के लोग अंदर जाते हैं और पिस्टल की नोक पर सभी को बंधक बनाकर 23 मिनट के अंदर अंदर 24 किलो सोना समेट लिया जाता है एक बैग में। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, कल ये लूट हुई थी। 24 घंटे का समय जो है वो लगभग निकल चुका है। क्या नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 24 घंटे का समय इस लूट को हुए निकल चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के जो चेहरे हैं वो पुलिस के सामने हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जैसा कि हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, उसके आधार पर भी किसी तरह के अपराधियों से जुड़े सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए। तो ये एक बड़ी परेशानी अब पुलिस के लिए हो सकती है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है। अब तक आरोपी बहुत दूर भाग गए होंगे या फिर छुपने की कोई जो महत्वपूर्ण जगह है उसको वे लोग अब तक तलाश चुके होंगे। तो अभी भी पुलिस की जो 50 टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि आरोपियों तक पकड़ बनाई जा सके। तकरीबन 250 पुलिसकर्मी जो है वो इस काम में लगाए गए हैं। वे आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। 5 जिले जो है वो स्पेशली टारगेट किए गए हैं उदयपुर संभाग के, जहां पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो सूचना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार भी एक एक टीम भेजी गई है, क्योंकि ये तलाशा जा रहा है कि इस तरह से किस जो लूट की घटना को जो लोग अंजाम देते हैं वो कहां पर पकड़ में आए, कहां से उनके संबंध सामने आए। तो उन जगहों पर जाकर जो है वो तलाश जो है वो पुलिस की टीमें करने में इस समय जुटी हुई है। जी कपिल, क्या यह मुमकिन है कि लूट के फौरन बाद पुलिस को सूचना दी गई थी, यानी कि पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और ऐसे में इतने कम समय के अंदर लुटेरे जो हैं वो शहर को छोड़कर शायद ही बाहर निकल पाए? क्या पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि लुटेरे हो सकता है शहर में कहीं जो है वो छिपे बैठे हों? बिल्कुल, ये पूरी संभावना है कि ये जो लुटेरे हैं ये या तो आसपास में या फिर राजस्थान के किसी जिले
भागने में सफल हो गए हों। बॉर्डर क्रॉस करने की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है, क्योंकि जो पुलिस की जो टीम है उन्होंने जैसे ही सूचना मिली उसके तुरंत बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर थे उन्हें सील कर दिया था। तो ये संभावनाएं काफी कम लग रही है कि बॉर्डर क्रॉस किया हो। पुलिस भी इसको कम संभावनाओं की तरफ ताक रही है। हालांकि ये कोशिश जरूर, ये जानकारी जरूर जुटाई जा रही है कि यदि और किसी रास्ते से, कोई शॉर्टकट रास्ते से यदि बॉर्डर क्रॉस किए हो तो वहां तक भी पुलिस पकड़ बना सके, उनके बारे में जानकारी जुटा सके। तो कपिल, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये इस गोर ब्रांच के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन कपिल जब वो यहां तक पहुंचे होंगे तो रास्तों के दूसरे सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो खंगाले गए होंगे। जाहिर सी बात है कि जो बाइक इस मणप्पुरम गोल्ड के बाहर नजर आ रही है वो बाइक कहीं दूसरे सीसीटीवी कैमरा के मार्केट के किसी दूसरे हिस्से में भी नजर आई होगी। क्या उसके नंबर ट्रेस किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जब ये यहाँ इस सुंदरवास इलाके से जो आरोपी भागे थे उसके बाद में पुलिस ने हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इनका जो प्राथमिक सुराग हाथ लगा था वो चित्तौड़गढ़ हाईवे की ओर भागने का सुराग हाथ लगा था। इसके बाद में 2 जगह पर और सीसीटीवी के अंदर ये बाइक ट्रेस हुई है, जिसमें एक देबारी इलाका और एक डबोक का धनोली गांव, वहां पर ये जो बाइक है ये ट्रेस हुई थी। लेकिन उसके बाद में ये बाइक पुलिस के को कहीं भी नजर नहीं आई, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तो इन पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सभी वहां पर मौजूद हैं, जो पुलिस की जो टीमें बनाई गई थी वो वहां पर मौजूद है और आसपास के इलाके को खंगालने में जुटी हुई है। कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हाल के वक्त में प्रदेश की सबसे बड़ी लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने महज 23 मिनट में 24 किलो सोने के साथ 11 लाख रुपए लूटकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। तेईस मिनट में 12 करोड़ की लूट, 24 किलो सोना, 11 लाख रुपए लूटे। उदयपुर में 5 अपराधियों का तांडव। ये उदयपुर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है उनमें से एक मार्ग है जो कि चित्तौड़ हाईवे को कनेक्ट करता है और अब सबसे व्यस्ततम मार्ग है। पूरे दिन में हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है और उसी मेन रोड के किनारे स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में सुबह 9 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह के 9:20 हुए थे। उदयपुर के व्यस्ततम सुंदरवास इलाके में मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस पर 5 अपराधियों ने धावा बोल दिया। कंपनी के कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक तान दी थी। स्टाफ में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ उन लोग के ऊपर गन पॉइंट रखने के वजह से वो लोग डर गए थे, जिसके वजह से वो लोग ने किसी चीजों पे मतलब अलर्ट मैसेज का जारी नहीं किया। सुबह 9:20 पर गोल्ड लोन के ऑफिस में 5 अपराधी घुसे और 9:43 पर लूटपाट करके सभी अपराधी भाग निकले। कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। लुटेरे 24 किलो सोना और 11 लाख कैश लेकर भाग गए। शातिर अपराधियों ने गोल्ड रखने के बॉक्स में लगे ट्रैकर को भी निकाल फेंका। ट्रैकर निकल जाने से उन्हें ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल होगा। हालांकि ऑफिस के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में लूट की वारदात रिकॉर्ड हो गई है। करीब 1100 लोगों का सोना इस कंपनी में जमा था। इस वारदात के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दिन दहाड़े अपराधियों का बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम देना पुलिस के सामने खुली चुनौती है। यहाँ पे करीब 10 बजे ये मणप्पुरम फाइनेंस का लोन, गोल्ड फाइनेंस का यहाँ जो बैंक है, इससे जो जैसे अभी प्रथम दृष्टया बता रहे हैं, जानकारी आई है करीब 15 किलो बता रहे हैं गोल्ड जो है नकाबपोश बदमाश आए थे जो ले गए हैं, लूट कर ले गए हैं। इस संबंध में नाकेबंदी करा दी गई है चारों तरफ और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि इस बड़ी लूट को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि बदमाशों को कैसे मालूम था कि कहां रखा हुआ है सोना? क्या दफ्तर के अंदर का कोई व्यक्ति डकैतों से मिला हुआ था?
क्या उदयपुर में डकैतों और बदमाशों को कोई खौफ नहीं रह गया है? क्या बिल्कुल खत्म हो गया है पुलिस और प्रशासन का इकबाल? हाईवे पर भी गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि लुटेरे दूसरे स्टेट में भागने की यदि कोशिश करें तो उन्हें रोका जा सके और जल्द से जल्दी उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लाया जा सके। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस के आधार पर है और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, उदयपुर। पशु चिकित्सा कर्मियों का सामूहिक अवकाश मामला। सामूहिक अवकाश पर पशुपालन विभाग सख्त। लंपी वायरस के कारण विभाग ने नहीं दिया अवकाश। जबरन अवकाश पर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वेतन वृद्धि रोकने सहित कानूनी कार्रवाई कर सकता है विभाग। सामूहिक अवकाश पर जाने वालों के खिलाफ प्रमाण जुटाए जा रहे। पशुपालन विभाग सचिव ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है। और पशु चिकित्सा कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का यह मामला है। वेतन वृद्धि रोकने सहित कानूनी कार्रवाई कर सकता है विभाग। यानी कि ऐसे मौके पर इन पशु चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया है तब जब पूरे प्रदेश के अंदर लंपी वायरस ने कहर बचा रखा है। ऐसे में ये लोग सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं क्योंकि वेतन वृद्धि का मामला है। अब ऐसे में पशुपालन विभाग सख्त हुआ है और ऐसे पशु चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि लंपी वायरस के चलते सारे अवकाश जो है वो स्थगित किए गए थे। अब वेतन वृद्धि रोकने सहित कानूनी कार्रवाई कर सकता है विभाग। सारे पशु चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर जाने से जुड़ा यह मामला है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, विडंबना है कि जिस समय पूरे प्रदेश के अंदर लगभग सभी जिलों तक लंपी वायरस ने कहर बरपा रखा है, ऐसे में सामूहिक अवकाश? बिल्कुल, देखिए अब ये जो कार्य बहिष्कार कर सामूहिक अवकाश पर जाने का मामला है, चूंकि राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा विभाग में इमरजेंसी घोषित कर रखी है और इसमें सभी प्रकार के जो अवकाश हैं, छुट्टियां हैं, वो रद्द कर दी गई हैं। सरकार एक तरफ लंपी वायरस से निपटने के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती कर रही है, दूसरे करीब आधा दर्जन से ज्यादा दूसरे विभागों की सेवाएं ले रही है। ऐसे में ये जो कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर गए हैं, इनको किसी को भी सामूहिक अवकाश नहीं दिया गया है विभाग द्वारा और ना ही इनकी एप्लीकेशन विभाग के अधिकारियों को मिली है। तो अब पशुपालन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले में सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और जो सचिव हैं पशुपालन विभाग के पीसी किशन, उन्होंने विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फुटेज इनके मंगवाए जा रहे हैं। जो लोग इस सामूहिक अवकाश पर जाने का दावा कर रहे हैं उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। पशुपालन सचिव पीसी किशन ने बताया है कि जो इनकी सामूहिक अवकाश पर जाने वालों की वेतन वृद्धि रोकी जाएंगी, इनके इंक्रीमेंट रोके जाएंगे। इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, इमरजेंसी सेवाओं को बाधा करने के लिए भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई विभाग द्वारा की जा सकती है और ये प्रोसेस, इस कार्रवाई का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अब विभाग के अधिकारियों की मीटिंग इस बारे में बुलाई गई है। राकेश, लेकिन आपकी इन पशु चिकित्सकों से बात हुई होगी ऐसे समय में जब प्रदेश को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विभाग के अंदर जो पशु चिकित्सक हैं वो पहले ही जो है वो संख्या से कम है। ऐसे में अगर सामूहिक अवकाश पर जाते हैं तो जो है वो इन पशुओं को संभालेगा कौन? बिल्कुल, देखिए ऐसे जिस तरीके से ये पशु चिकित्सा कर्मी हैं जो सामूहिक अवकाश पर गए हैं, इनमें भी फूट पड़ने की बात सामने आ रही है। करीब 60 से 70% जो कर्मचारी हैं वो काम पर हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इस लंपी वायरस संक्रमण के व्यवस्था को ध्वस्त करने के प्रयास में जुटे हैं। ऐसे संकेत सरकार को मिले हैं। तो जो पशु चिकित्सक संघ हैं वो सरकार के साथ में है। उन्होंने भी जो सामूहिक अवकाश लेकर के कार्य बहिष्कार करने वालों की निंदा की है। इसके अलावा जो बेरोजगार पशु चिकित्सक हैं और पशुधन सहायक हैं, उन्होंने भी सरकार के साथ वॉलंटियर के रूप में काम करने की मंशा जताई है, ज्ञापन भी दिया है। जो सामूहिक अवकाश पर गए हैं, अब इनकी मंशा, चूंकि इनको ना तो अवकाश दी गई है, ये स्वेच्छा से गए हैं, तो इनके खिलाफ विभाग निश्चित तौर पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पशुओं के साथ साथ पशुपालकों को ये समस्या है। राज्य सरकार के सामने अभी लंपी वायरस चुनौती बना हुआ है। देश के 16 राज्यों में फैल चुका है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
यह खबर जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई हो रही है। 3 इमारतों को जेडीए ने सील किया। सांगानेर, रिको, कांटा सचिवालय, बिहार में यह एक्शन हो रहा है। आवासीय भूखंडों पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है। मामला 3 इमारतों को जेडीए ने सील किया। अवैध निर्माण रुकवाने के बाद भी निर्माण जारी रखा है। तो आवासीय भूखंडों पर बिल्डिंग बायलॉज का यह उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथी महेश दादी जुड़ गए। महेश, क्या कार्रवाई अभी भी जारी है? बिल्कुल, कार्रवाई अभी भी जारी है। जयपुर विकास प्राधिकरण के जो प्रवर्तन दस्ते की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है, वो जोन 8 जो जेडीए का क्षेत्र है उसमें वाई ब्लॉक है सांगानेर, उसमें ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिसमें कि जेडीए एक्ट ने के तहत पहले इनको नोटिस जारी किया गया था अवैध निर्माण रुकवाने को लेकर के, लेकिन उसके बाद में भी जो है निर्माण कार्य जारी रहे और उसके चलते जो है इन अवैध बिल्डिंगों को यहाँ पर सील करने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की जो कार्रवाई है वो ये यहाँ पर देखने को मिली है। महावीर नगर वाई ब्लॉक में भी यहाँ पर ये कार्रवाई रही है और साथ में सचिवालय बिहार जो है रिको काटा, उसके नजदीक में भी जो भूखंड है वहां पर बिना अनुमति और स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन जो है वो किया गया था, जिसके चलते सेटबैक को कवर करते हुए बेसमेंट प्लस 3 मंजिलों का वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर किया गया था, जिसपे जेडीए एक्ट के तहत नोटिस दिए गए। उसके बावजूद भी निर्माण जारी रखने पर जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा ने यहाँ पर पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की है, ईंटों की चुनवा करके, और ये जो सीलिंग है वो स्थायी रूप से यहाँ पर की जा रही है। जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी का कहना है कि इस तरह की जब भी शिकायतें आमतौर पर मिल रही तो अब जो पुख्ता कार्रवाई है वो यहाँ पर स्थायी रूप से जो सीलिंग की जाती है वो ईंटों की दीवार चुनवा करके की जा रही है। पहले जो अस्थायी सीलिंग की जाती थी उसके कारण कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता था कि सील तोड़ दी जाती थी और उसके बाद में भी जो है वो यहाँ पर अब इस तरह की जो केसेस है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो जेडीए की ये बड़ी कार्रवाई आज सुबह सुबह यहाँ पर देखने को मिली है। आसिफ। महेश, ये आपने बताया कि ये अवैध निर्माण चलता रहा नोटिस आने के बाद भी, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या विभाग कर रहा है जिनकी शय के ऊपर जो है नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य चलता रहा? जाहिर सी बात है कि अगर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी या अधिकारी भी संलिप्त है जिसकी शय पर यह आगे अवैध निर्माण कार्य बढ़ता रहा। देखिए, बिल्कुल इस मामले की जो है जांच होगी, उसके बाद में ये भी पता चल सकेगा कि इसमें संलिप्तता है वो पाई जाती है, उसके बाद में उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो सामने जिस तरह से आया है कि नोटिस जो देने की कार्रवाई की जाती है वो आमतौर पर किसी भी जिस तरह की जो अवैध वायलेशन जो रहता है बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के, उसमें एक सबसे पहले नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस जारी करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति द्वारा कानून की पालना नहीं की जाती है और नोटिस की पालना नहीं हो पाती है तो उसके बाद में सीलिंग और फिर अवैध निर्माण को जो ढाने की जो कार्रवाई रहती है वो अमल में लाई जाती है। तो यहाँ पर सीलिंग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर पुख्ता रूप से की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्थायी रूप से जो सीलिंग है वो ईंटों की दीवार चुनवा करके, ताकि उसमें कोई किसी का प्रवेश नहीं हो सके, किसी भी रूप में इमारत को जो है यूज नहीं लिया जा सके। इस कारण से अब पुख्ता सीलिंग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है और जो इंजीनियरिंग शाखा रहती है वो भी इस दौरान पे यहाँ पर मदद जो है करती है और शटर पर ताले लगाए जाते हैं, सील चपड़ी की जाती है और उसके बाद में वहां पर ईंटों की दीवार चुनवा करके पुख्ता सीलिंग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी रहे होंगे उनके खिलाफ भी जरूर यहाँ पर तो कार्रवाई है, अगर उनकी मिलीभगत यहाँ पर सामने आती तो उनके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो इसमें इस तरह की जो कार्रवाई है यहाँ पर वो उसको पूरी तरह से जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर पूरा कर रहा है। नई जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं जोधपुर में भी वकील की आत्महत्या को लेकर वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। जोधपुर में वकील की आत्महत्या को लेकर वर्क सस्पेंड मामले को लेकर वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया। नहीं करेंगे अदालतों में वकील पैरवी। अधिवक्ता एसोसिएशन रैली निकालेंगे। हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग से ये रैली निकाली जाएगी। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गंगानगर के घरसाना के पूर्व बार अध्यक्ष ने आत्महत्या की थी। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर यह आत्महत्या की गई। तो वकील आत्महत्या मामले में वकीलों का प्रदर्शन आज जोधपुर में। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं तो पैरवी नहीं करेंगे किसी भी मामले को लेकर। घरसाना के पूर्व बार अध्यक्ष ने आत्महत्या की थी, इसी को लेकर वकीलों ने काम का बहिष्कार किया है। पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप भी हैं।
तो आज अदालतों में काम नहीं होगा, चूंकि वकील आज स्ट्राइक पर हैं। अधिवक्ता एसोसिएशन मिलकर एक रैली निकालेंगे जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग से यह रैली निकाली जाएगी। तो आज वकीलों का काम बहिष्कार। जोधपुर में किसी मामले की पैरवी, आज जोधपुर में कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं, क्योंकि सभी वकील आज हड़ताल पर हैं। बार एसोसिएशन का यह फैसला, तो काम सस्पेंड आज। और चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या बार एसोसिएशन का आज कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज राजस्थान हाईकोर्ट और संबंधित सभी जो अधिगम न्यायालय है उनका जो है कार्य जो है वर्क सस्पेंड की घोषणा अधिवक्ता एसोसिएशन ने जो महाकौंसिल और राजस्थान की अधिवक्ता पर किया है। जिस प्रकार से अधिवक्ताओं पर लगातार प्रताड़ना बढ़ती जा रही है और अधिवक्ताओं को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं, इसको लेकर जो है कार्य बहिष्कार किए गए हैं, जिसके चलते आज किसी भी अदालत में जो है अधिवक्ता जो है पैरवी नहीं करेंगे। जी चंद्रशेखर, आज जो है वो काफी काम भी प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि आज सारे वकील मिलकर अदालत में जो केसेस चल रहे हैं उनकी पैरवी नहीं होगी। ऐसे में आम लोगों को जो आज दूर दराज से अपने केस की डेट के ऊपर कोर्ट पहुंचे, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो फरीद है उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिन्हें इंतजार है अपने किसी भी मामले में जो राहत का, वो आज उन्हें नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा कई ऐसी केसें हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिवक्ताओं के बहिष्कार करने के बाद उनको सुनवाई जो है नहीं हो पाएगी। हालांकि जो उच्च न्यायालय है उसमें जो परिवादी है वो स्वयं पैरवी करते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें जो परिवादी खुद पेश हुए और उन्होंने अपना खुद का पक्ष रखकर भी जो है कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बस्सी में शिक्षक के तबादले का विरोध में उतरे विद्यार्थी। नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा। छात्रों के साथ ग्रामीण भी धरना दे रहे हैं। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग की जा रही है। गिरधारीपुरा बस्सी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से छात्र जो है वो स्कूल पर तालेबंदी की खबरें लगातार पूरे प्रदेश से जब शिक्षक का तबादला होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि बच्चों को स्कूल के आगे खड़ा करके आमतौर पर ऐसी जगह पर टीचर को बच्चों को समझाने आना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ाई बाधित होती है। स्कूल पर ताला लगता है, ग्रामीण बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो शिक्षक नादारद होता है जिसका ट्रांसफर होता है, बजाय कि मौके पर पहुंचकर बच्चों को समझाने के कि ट्रांसफर एक सरकारी सतत प्रक्रिया है जो हर सरकारी कर्मचारी के जीवन में घटती रहती है। लेकिन ऐसी जगहों पर ऐसे टीचर नादारद पाए जाते हैं ताकि किसी तरीके से दबाव बनाकर उसी जगह पर रुका जा सके। अब ऐसे में यहां पर टीचर मौजूद नहीं है, सिर्फ बच्चे खड़े हैं स्कूल पर ताला लगाकर। इन बच्चों के साथ समझाइश की जा सकती है, वही टीचर पहुंच के समझाइश कर सकता है, लेकिन तमाम ग्रामीण और बच्चे यहां पर मौजूद। छात्र संघ चुनाव में बेटी की हार के बाद राजस्थान सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा में है। पहली बार मीडिया के सामने खुलकर बात की और उन्होंने कहा टिकट वितरण में गलती हुई थी। यदि टिकट सही बांटते तो एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशी ही जीतता। वहीं मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि निहारिका जोरवाल अपनी योग्यता और मेहनत से चुनाव लड़ी थी। निहारिका ने पूछा था कि पापा चुनाव लड़ना चाहती हूं, तो मैंने कहा इच्छा है तो लड़ो। ऐसे में मंत्री की बेटी होना कोई बुराई की बात तो नहीं है। गलतफहमी लोगों को कि ये चुनाव कोई सिंबल का चुनाव नहीं होता है। लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। 90% जनता को ये पता नहीं कि ये चुनाव सिंबल का नहीं है, एक विचारधारा का चुनाव है। एनएसयूआई ये हमारा जो युवा संगठन है वो केवल समर्थन करता है। तो मैं समझता हूँ कि समर्थन 5 व्यक्ति एक विचारधारा के होते हैं, उन्होंने एक का समर्थन कर दिया, बाकी 4 में कोई चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं समझता हूँ कि भारी बहुमत कांग्रेस को मिला है। ऐसा मंत्री की बेटी होना कोई बुराई की बात नहीं है। वो अपनी योग्यता से अपनी मेहनत से चुनाव लड़ी। मेरे से पूछा पापा चुनाव लड़ो, मैं तेरी इच्छा तो लड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।